हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तरना पब्लिकेशन। दिस इज़ मनीषा स्वामी। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था जीव विज्ञान का बेसिक यानी कि बेसिक लेवल ऑफ बायोलॉजी, और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका यानी कि सेल, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेल का बेसिक और उसके बाद हम उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सेल के बेसिक में आती है उसकी परिभाषा, यानी कि सेल कहा किसे जाता है। तो सेल कहा जाता है जीवों तथा सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को सेल कहा जाता है, यानी कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड सेल। तो आप सभी लोग जानते हैं कि संसार में जितने भी जीव होते हैं, यानी कि वो जंतु हो या फिर प्लांट्स हो या फिर खुद हम यानी कि ह्यूमन बॉडी हो, बिना सेल के बॉडी फॉर्मेशन नहीं होता। यानी कि हमारे बॉडी फॉर्मेशन के अंदर सेल का महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो इसीलिए इसे संरचनात्मक इकाई कहते हैं। तो कोशिका को संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं वो देखते हैं। कोशिका को संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना कोशिका के मनुष्य का या फिर किसी भी जीव का बॉडी फॉर्मेशन नहीं होता। तो बॉडी फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोशिका किसी भी शेप की हो सकती है, यानी कि कोशिका आयताकार भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है और बेलनाकार भी हो सकती है, यानी कि किसी भी शेप की हो सकती है। छोटी से छोटी भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। उसकी साइज़ भी कितनी भी हो सकती है और उसकी शेप भी कैसी भी हो सकती है। इसलिए छोटी छोटी कोशिकाएं जो होती हैं वो मिलकर बनाती है एक टिश्यू, यानी कि छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती है और कई सारे ऊतक मिलकर, यानी कि बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर जंतुओं के या फिर जीवधारियों के अंग का निर्माण करते हैं और ये अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे कि हम सिस्टम भी कहते हैं। यानी कि जैसे कंप्यूटर के अंदर सिस्टम होता है, वैसे ही इनमें भी एक सिस्टम होता है। तो छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं और बहुत सारे ऊतक एक साथ मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और सभी अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिससे कि होती है हमारी बॉडी फॉर्मेशन, यानी कि हमारे शरीर का निर्माण। तो बॉडी फॉर्मेशन कैसे होता है? छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक मिलके अंग का निर्माण करते हैं और अंग जो है वो एक तंत्र का निर्माण करता है, जिससे कि हमारे बॉडी फॉर्मेशन होता है। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि अगर कोशिका नहीं होगी तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी। इसीलिए कोशिका को जीवों की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब बात करते हैं कि कोशिका को क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो कोशिका को क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है वो सभी किसके अंदर होती है? तो वो सभी होती है सेल के अंदर। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है वह सभी होती हैं सेल के अंदर। इस कारण कोशिका को सजीवों की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इस प्रकार से ये परिभाषा बनी है कि जीवों को संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं, इसे ही कोशिका कहते हैं। अब बात करते हैं कोशिका के जनक की, यानी कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज की दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और कब किया? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की 1665 में। लेकिन दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तो की, लेकिन उन्होंने एक डेड सेल की खोज की थी, यानी कि मृत कोशिका की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी, यानी कि एक मृत कोशिका की खोज की थी। और इन्होंने कोशिका की खोज किस में की थी? तो कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने, जैसे वाइन्स की बोतल होती है उनके ऊपर एक कॉर्क लकड़ी का टुकड़ा लगा होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्क, उसे दो बोतल की कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। यानी कि वाइन्स की जो बोतल होती है उनके ढक्कन के जगह एक लकड़ी का टुकड़ा लगा होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्क।
तो रॉबर्ट हुक ने उसी कॉर्क के अंदर डेड सेल की खोज की, जो कि एक मृत कोशिका थी। इसके बाद आती है लिविंग सेल। जब डेड सेल की खोज हुई तो उसके बाद आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की लिविंग सेल की खोज, यानी कि जीवित कोशिका की खोज। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो कि एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। इन्होंने की जीवित कोशिका की खोज बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया में जीवित कोशिका की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, और इन्होंने की थी 1674 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की, जो कि थी बोतल की कॉर्क में, और 1674 में लिविंग सेल की खोज हुई, जो कि की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया के अंदर। तो एक जीवाणु के अंदर मृत कोशिका की खोज की गई थी। तो अब बात करते हैं कोशिका की उत्पत्ति की, कि कोशिका कहाँ से उत्पन्न हुई। तो कोशिका की उत्पत्ति हुई दोस्तों लैटिन भाषा से। कोशिका लैटिन भाषा का वर्ड है, जो कि किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने डेड सेल की खोज की थी। तो कोशिका नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने, जो कि क्या थे? डिस्कवरी ऑफ डेड सेल। तो कोशिका की खोज हुई थी लैटिन भाषा से, और इसको सेल नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने, जिन्होंने की डेड सेल की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, जिसमें इन्होंने सेल के बारे में अध्ययन किया था। अब बात करते हैं, एक वर्ड आता है कोशिका के अंदर, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी किसे कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं दोस्तों द स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का अध्ययन करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं साइटोलॉजी, यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को, जिन्होंने की सेल नाम दिया था। इसके बाद आता है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जाता है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वानसन। स्वानसन को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। इनकी बुक का नाम है सेल, जिसका कि हम अध्ययन कर रहे हैं। तो स्वानसन है जिन्होंने फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जाता है, और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है सेल। अब बात करते हैं कि साइटोलॉजी नाम दिया किसने था। तो साइटोलॉजी नाम दिया था दोस्तों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हर्टविग। तो हर्टविग ने साइटोलॉजी नाम दिया था। उसके बाद आता है कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, यानी कि भारतीय कोशिका अध्ययन के पिता कहे जाते हैं फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कहे जाते हैं A.K. शर्मा को। A.K. शर्मा फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कहे जाते हैं।
इसके बाद आता है एक नाम साइटोजेनेटिक्स। साइटोलॉजी नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने। तो साइटोलॉजी किसे कहते हैं? सेल, स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जाता है स्वानसन, यानी कि स्वानसन को आधुनिक कोशिका अध्ययन के पिता कहा जाता है, जिन्होंने बुक लिखी थी सेल। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कहा जाता है A.K. शर्मा को। और साइटोलॉजी नाम दिया था हार्टविग ने। अब साइटोलॉजी के बाद एक नाम आता है साइटोजेनेटिक्स। साइटोलॉजी तो कहते हैं स्टडी ऑफ सेल को, और साइटोजेनेटिक्स यानी कि इसमें साइटो का अर्थ होता है कोशिका, यानी कि सेल, और जेनेटिक्स का अर्थ होता है आनुवांशिकी। तो कोशिकीय आनुवंशिकी को ही साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेल की, कि हमारे की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो सभी जीवधारियों के अंदर हम देखते हैं, जैसे कि चाहे वो प्लांट हो या फिर जंतु हो, उन सभी में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सभी जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके बाद आती है सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा, जो कि एक सबसे छोटा जीव होता है। तो माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है वो सभी जीवधारियों में सबसे छोटी होती है। अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों, वो होती है न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है कौन सी? तंत्रिका, यानी कि जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन। उसके बाद आती है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, यानी कि स्पर्म। तो आपको एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं कि जीवों में सबसे बड़ी कोशिका होती है। जीवों मतलब कि हम प्लांट्स में भी, मनुष्यों में भी, सभी के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सभी जीवधारियों में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। अगर आपसे ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी कोशिका पूछते हैं तो उसका नाम होगा तंत्रिका, यानी कि न्यूरॉन। अगर ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका पूछ ली जाए तो उसका नाम होगा शुक्राणु, यानी कि स्पर्म। अब हमने पढ़ी सेल के बारे में पढ़ा, और उसके बाद पढ़ा साइटोलॉजी। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की, यानी कि कोशिका सिद्धांत। तो सेल थ्योरी क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये कि सेल थ्योरी दी किसने थी, यानी कि इसके प्रतिपादक कौन है। सेल कोशिका सिद्धांत को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे। तो सेल थ्योरी के प्रतिपादक हैं, दो साइंटिस्ट थे। एक तो थे मैथियास स्लाइडेन, और एक थे मैथियास लाइडेन और दूसरे का नाम था थियोडोर स्वान।
बहुत सी बुक्स के अंदर और नोट्स के अंदर आपने देखा होगा केवल इन साइंटिस्ट के सिर्फ यही नाम दिए होते हैं, यानी कि स्लाइडेन और स्वान। लेकिन अगर आपके एग्जाम्स के अंदर ऑप्शन में अगर पूरे नाम ये है, इन साइंटिस्ट के पूरे नाम, अगर मैथियास लाइडेन और थियोडोर स्वान आ जाए तो आपको यही करके आनी है। तो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाते हैं मैथियास लाइडेन और थियोडोर स्वान को। जो मैथियास लाइडेन थे, ये कौन थे? इन्होंने वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया था, यानी कि इन्होंने बॉटनी का अध्ययन किया था, ये उसी के साइंटिस्ट थे। और जो थियोडोर स्वान थे, इन्होंने प्राणी शास्त्र का अध्ययन किया था, यानी कि ये जूलॉजी के, यानी कि इन्होंने जूलॉजी का अध्ययन किया था। तो जब इन्होंने वनस्पति शास्त्र का अध्ययन किया तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। तो इन्होंने कहा कि जो वनस्पति के जो पादपों के अंदर जो सेल होती है, यानी कि ये सेल है, इसके चारों ओर एक मोटी परत पाई जाती है, जिसे कि इन्होंने कहा सेल वॉल। कि सेल के चारों ओर एक मोटी परत पाई जाती है, जिसे कि इन्होंने सेल वॉल कहा, यानी कि कोशिका भित्ति कहा, जो कि इन्होंने केवल पादपों के अंदर ही देखी। और जो थियोडोर स्वान थे, इन्होंने यह कहा कि जंतु कोशिका के चारों ओर कोई मोटी परत नहीं होती है, तो इसलिए जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका सिद्धांत दिया मैथियास लाइडेन ने 1838 में, और जो स्वान थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया 1839 में, यानी कि दोनों ने मिलके कोशिका सिद्धांत दिया 1838 और 39 में। इसके बाद आए एक साइंटिस्ट, स्लाइडेन और स्वान के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने कोशिका सिद्धांत में ऐड करते हुए एक बात बताई कि जो पुरानी कोशिका होती है उसी से ही नई कोशिका का निर्माण होता है, यानी कि जो पुरानी जीवित कोशिका से ही नई जीवित कोशिका का निर्माण होता है। तो स्लाइडेन और स्वान तथा रुडोल्फ विर्चो ने मिलकर सेल थ्योरी दी। स्लाइडेन ने बताया कि पादप कोशिका के अंदर एक सेल के चारों तरफ मोटी परत पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन जो स्वान थे, उन्होंने बताया कि जंतु कोशिका के अंदर कोई भी मोटी परत नहीं होती, इसलिए जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसके बाद रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि जो पुरानी जीवित कोशिका है, उसी से ही नई जीवित कोशिका का निर्माण होता है। अतः इसका मतलब कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता होती है। जब पुरानी कोशिका से नई कोशिका निर्माण होती है तो कोशिका में स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है। यह बात बताई रुडोल्फ विर्चो ने। तो आज हमने पढ़ा सेल का बेसिक और सेल थ्योरी और उसकी डिस्कवरी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार और कोशिकांग। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।